Okay guys, let's start motion of vehicle on level circular road. Motion of vehicle on level circular road. आप बाइक लेके जाते ही हो, साइकिल लेके जाते हो, कार लेके जाते हो, तो जब भी कोई सर्कुलर रोड आता है, सर्कल आता है, बरोबर ना, चार रास्ता बोलते हैं ना अपने उसको, वहाँ पे अपने को क्या करना पड़ता है, हमारे व्हीकल को घुमाना पड़ता है भाई। सही बात है। चलो अपना रोड बना लेते हैं। दिस इज अवर रोड। थोड़ा अच्छा नहीं बनाया, चलो चलेगा, डन है। ये हमारा रोड है और यहाँ पे हमारी कार है, बरोबर। कार टॉप व्यू है। कौन सा व्यू है? टॉप व्यू। और ये कार हमारी जा रही है यहाँ पे। हमें पता है सर्कुलर, जब भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो उसके उसके वेलोसिटी एट दैट पॉइंट कहाँ होती है, तो वहाँ से टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है। चलो यहाँ पे सिर्फ फिगर बताता हूँ, है ना, गाड़ी को, फिर फ्री बॉडी डायग्राम में ऐसी सारी बातें करेंगे। तो अगर ये ऐसे जा रही है विथ वेलोसिटी v, इस डायरेक्शन में वो जा रही है, ओके, तो ये उसके सेंटर से कोई अबाउट रेडियस r पे ऐसे सर्कल पे घूमेगी, बरोबर। तो क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप अपनी कार लेके बर्फ़ में गए हो, आइस में, बर्फ़ में, जहाँ पे आइस की रोड है, फ्रिक्शन लेस सरफेस है, वहाँ पे आप ऐसे जा रहे थे सीधा और आपको लेना था राइट टर्न, आपने ऐसे स्टेयरिंग घुमाया, लेकिन आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपकी गाड़ी राइट जा रही, कहाँ जा रही है? सीधी जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? तो हमें पता है कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में कब घूमता है, हमने ऐसा सीख कर आए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कोई भी पार्टिकल सर्कल में कब घूमता है? जब उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगे, है ना। व्हाट इज द कंडीशन टू परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की भाई कंडीशन क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स मांगता, राइट। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या प्रोड्यूस करेगा? सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन। हमने देखा था ये, हमने ये थियरी की शुरुआत कैसे की थी कि मान लो हमारा ये पाथ है और हमारा ये पार्टिकल एम है, v स्पीड से ऐसे जा रहा है, राइट। लेकिन ये ऐसे सीधा ही जाना चाहिए, लेकिन हम उससे परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं, है ना। अगर वो जा यहाँ रहा है, उसको यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे तो उसकी वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी। फिर वो यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कहाँ होगी? उसके टेंजेंशियल। लेकिन अगेन उसको यहाँ से फोर्स एफ कहाँ लगाया? सेंटर में। तो उसके कारण उसकी वेलोसिटी यहाँ जाने चाहिए था, वो कहाँ आ गया? यहाँ पे आ गया, राइट। राइट। तो सर्कल में कब ऑब्जेक्ट मोशन करता है? जब उसका सेंट्रीपिटल फोर्स लगता हो, बरोबर। सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं तो जहाँ है वहाँ का वहाँ सीधा सीधा चला जाएगा। अब यहाँ पे इस वाले केस में हम जब कार को सर्कुलर रोड पे, लेवल सर्कुलर रोड पे टर्न करवाते हैं, तो वो सर्कल में घूमता है हमारा ऑब्जेक्ट, है ना। चलो अब हम पूरी इस चीज़ को फ्री बॉडी डायग्राम में अगर बताने जाए तो कुछ ऐसी सिचुएशन होगी भाई कि मान लो ये हमारा सर्कुलर रोड है, राइट, और यहाँ पे सेंटर से लेके यहाँ पे हमारा कार है, और उस कार का मास जो भी होगा, मान लेते हैं m मास का कार है हमारे पास, और वो कितनी वेलोसिटी से जा रहा है भाई? v वेलोसिटी से जा रहा है। अगर उसको अंदर की तरफ कोई फोर्स लगाने वाला नहीं मिला तो वो सीधा चला जाएगा। अगेन सर्कुलर पाथ पे यहाँ टर्न करवाना हो तो उसको सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता हुआ होना चाहिए। एंड इन केस ऑफ कार एंड रोड, ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन लगाता है? फ्रिक्शनल फोर्स। कौन लगाता है ये फोर्स? सो दिस फोर्स, दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज फुलफिल्ड बाय फ्रिक्शनल फोर्स। तो हम लिख सकते हैं कि द फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ कहाँ होगा? तो बिटवीन रोड एंड टायर, रोड और टायर के बीच का जो फ्रिक्शनल फोर्स जो भी लग रहा है वो किसका काम करेगा? सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन का। सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स इज फुलफिल्ड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। अगर हम ये सीख कर आए कि अगर ऑब्जेक्ट का मास m हो, रेडियस r हो, तो सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन कितना होता था भाई? v²/r। ये हम फॉर्मूला डिराइव करके आए हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा भाई? मास मल्टीप्लाई बाय एक्सलरेशन।
तो ये हो जाएगा हमारा mv²/r। दिस इज़ व्हाट सेंट्रीपिटल फोर्स Fc लिख सकते हैं अपने। एक्सलरेशन हम लास्ट चैप्टर में डिराइव करके आए थे, तो एक्सलरेशन मल्टीप्लाई बाय मास क्या हो जाएगा, फोर्स। सो हम यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर मास ऑफ m मूविंग विथ वेलोसिटी v ऑन अ सर्कुलर पाथ कैन बी रिटन एज mv²/r। एंड फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है वो तो सिंपल है, उसका जो नॉर्मल रिएक्शन है फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, μs इंटू एन। कोई दिक्कत वाली बात, डन है। ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। ये सबको समझ में आती है बात, इसको हटा देते हैं, बरोबर है। तो अगर हम इस बॉडी ऑफ मास m पे लगते हुए फोर्स के बारे में अगर विचार करने जाए तो देखो इस बॉडी पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा है, सही बात है ना। गाड़ी ऐसे खड़ी है तो mg कहाँ लगेगा, नीचे। तो रोड के द्वारा उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगी, ऊपर। ऊपर नीचे तो कोई मोशन है नहीं, तो इस केस के अंदर हियर n इज इक्वल टू क्या होगा भाई, mg, डन है। और यहाँ पे जो रोड के इस साइड, रोड टायर और रोड के पैरेलल गोइंग इनसाइड कौन सा फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स Fs, जो अंदर की तरफ होगा, तभी वो ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है। और ये Fs किसके जितना होगा, mv²/r जितना। कोई प्रॉब्लम। तो ये उसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया भाई, डन है। अब यहाँ पे n की वैल्यू ऊपर रख सकते हैं mg, तो रख देते हैं। सो दिस μs इज इक्वल टू, ओके, μs इंटू n की जगह क्या रख सकते हैं, mg इज इक्वल टू mv²/r। तो यहाँ से एक एक m क्या हो जाएगा, कैंसल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं v²/r इज इक्वल टू μs इंटू g। कोई प्रॉब्लम। अब आप सोचिए ये वाली चीज़ पे, यहाँ पे थोड़ा विचार कीजिए। यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहते हैं। अब μs क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर। वो फिक्स है भाई, वो बदल सकता नहीं है गिवन टाइम के लिए। और n क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, वो भी फिक्स है, वो बदल सकता। मान लो किसी पर्टिकुलर केस के लिए μs की वैल्यू थी 0.1 और n की वैल्यू थी 1000। कितनी थी, तो μs इंटू एन, Fs कितना मैक्सिमम प्रोड्यूस हो सकता है, Fs मैक्स। तो 0.1 इंटू 1000 कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन। मतलब जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है वो इसका डिफाइन है, कितना है, 100 न्यूटन। अब सामने की तरफ देखें तो वो क्या है भाई, अपना mv²/r। अब यहाँ पे m फिक्स है, सर्कल पे अगर गाड़ी जा रही है तो r भी फिक्स है, लेकिन v फिक्स, v तो चलाने वाले पे डिपेंड है। ओके, तो एक देखो यहाँ पे 100 इज इक्वल टू, ये पूरा इक्वेशन लगेगा। मान लो, चलो कैलकुलेशन इसकी भी एक रफली करके बताते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे बॉडी का मास कितना है, 100 kg, और जी भी, आर रेडियस भी क्या मान लेते हैं, 1 मीटर। तो वी कैलकुलेट करते हैं। ये Fs कैसा है, Fs मैक्स होता है, हमें पता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो हम अगर सारी वैल्यू वहाँ पुट करें तो 100 न्यूटन इज इक्वल टू m कितना है, 100 इंटू v² डिवाइड बाई r कितना है भाई, 100। डन है, कोई प्रॉब्लम, हाँ या ना। तो यहाँ से 100 100 कैंसल, तो v² इज इक्वल टू क्या आया, 1। दैट्स मीन v इज इक्वल टू 1 मीटर पर। मतलब अगर ये Fs, ये μs इतना है और वेट अगर उसका Fx मैक्सिमम 100 न्यूटन है, तो वो मैक्सिमम कितने मीटर्स की स्पीड पे जा सकता है, 1 से जैसे ही 2 जाएगा तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये सामने से फ्रिक्शन उसको उतना दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, तो क्या होगा, जा तो, बरोबर ना। दैट्स मीन देयर इज अ लिमिट टू मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। स्पीड की एक लिमिट है। यहाँ पे लिमिट कितनी है इसकी, फ्रिक्शन की, क्योंकि फ्रिक्शन की लिमिट है। फ्रिक्शन की लिमिट कितनी है, 100। तो जो भी उसका mv²/r है वो कितना होना चाहिए, 100। तो उसका v मैक्स कितना होना चाहिए, 1 से ऊपर जाएगा तो भाई रास्ते से बाहर चला जाएगा। मान लो यहाँ पे नीचे खाई है, नीचे इसने 1 से ऊपर गया तो ये गाड़ी सीधे सीधी नीचे चली जाएगी, बरोबर। इसके लिए उसको 1 से कम स्पीड रखनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है। उसको बोलते वी मैक्स, क्या बोलते हैं, तो वी मैक्स का मिनिमम, अगर आप सिचुएशन देखने जाओ, अगर अपने को गाड़ी को खाई में नहीं डालनी है तो μs इंटू एन, ये जो है mv²/r से ऑलवेज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। सही बात है ना।
फ्रिक्शनल फोर्स 100 न्यूटन, ये जो mv²/r है, या तो 100 से ऑलवेज क्या कैसा होना चाहिए, छोटा, ऐसा भी बोल सकते हैं। mv²/r ऑलवेज कैसा होना चाहिए, हमारे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होना चाहिए, तो वो सेफ स्पीड मानी जाएगी। ओके, और इक्वल बनाएंगे तो वो मैक्सिमम स्पीड मानी जाएगी, है ना, उससे आगे जा सकता। तो यहाँ पे हम वैसे कंडीशन ये है, लेकिन वी मैक्स चाहिए तो इक्वल टू लगाया, तो ये वाली स्पीड क्या होगी भाई, अपनी मैक्सिमम स्पीड टू मूविंग ऑन दैट सर्कुलर पाथ। कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ पे हमें जो इक्वेशन मिला वो किसका मिला है, वी मैक्स का। डन है, चलो आगे जाए अपने और। तो यहाँ पे हमें जो इक्वेशन मिला उसको हम और मॉडिफाई करते हैं, v², लेकिन ये मैक्सिमम स्पीड है इज इक्वल टू, सामने क्या था, म्यू एस इंटू जी था, और नीचे क्या था, इस आर को मैं सामने भेज सकता हूँ, तो आर को सामने भेज दे, तो यहाँ पे लिख दिया आर। तो यहाँ पे वी मैक्स हमारा हो जाएगा √μs इंटू आर इंटू, दिस इज द इक्वेशन ऑफ मैक्सिमम स्पीड मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। आप बोर्ड देखते हो, मैक्सिमम स्पीड 50, 100 कैसे बनाते हैं, ऐसे। सिर्फ हमें क्या पता होना चाहिए, रोड और टायर के बीच का म्यू एस पता होना चाहिए, ये फिक्स कर दो हम। फिर क्या पता होना चाहिए, आप जो सर्कल है आपका रोड का, जो उसकी रेडियस पता होनी चाहिए, जी तो हमें पता ही होता है। तो ये तीनों के चीज़ के कारण हमने कैलकुलेट किया, वी आई हमें 80 किलोमीटर पर आवर्स। मतलब ये जो मैक्सिमम स्पीड है वहाँ पे बोर्ड लगा देंगे कि भाई ये सर्कल पे जा रहे हो, ये सर्कल पे टर्न ले रहे हो, तो 100 की स्पीड चलेगी, 80 लाओ या 80 से कम ले जाओ, कम ले जाने में कोई दिक्कत है ना। ये हमने कैलकुलेशन की वो किसके लिए की, वी मैक्स के लिए। तो इससे कम होगी तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन उससे ज़्यादा होगी तो ये टर्न ले पाएगी नहीं। दूसरी बात, एक रोड है, एक ही टर्न है, साइकिल लेके जा रहा है, एक बाइक लेके जा रहा है, और एक ट्रक लेके जा रहा है, क्या तीनों को सेम स्पीड में जाना पड़ेगा कि नहीं, कि ट्रक वाले को स्लो होना पड़ेगा? क्या हो सकता है, आप सोचिए। तीनों तीनों के लिए मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। क्यों? क्योंकि वी मैक्स सिर्फ किस पे डिपेंड रहता है भाई, रेडियस पे और म्यू एस पे डिपेंड है, मास पे डिपेंड। तो आप साइकिल लेके जाओ तो भी 80, आप बाइक लेके जाओ तो भी 80, और ट्रक लेके जाओ तो भी फर्क पड़ता नहीं है। पायल जी आस्क मी। तो कुछ तो पूछा। हाँ, फ्रिक्शन मास के हिसाब से चेंज होता है, यू आर राइट। वहाँ पे हमने मेंशन भी किया है, एफ एस म्यू एस इंटू एन, जहाँ एन इज इक्वल टू एम जी रखा है। बट ड्यू टू द फिजिक्स ये m और ये m क्या हो गया, कैंसल हो गया। इसके लिए अब हम फ्रिक्शन के बारे में नहीं बात कर रहे, वी मैक्स के बारे में बात कर रहे, और वो कैसा हो गया है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। डन है, डन है भाई। इसके कारण ये वी मैक्स सिर्फ और म्यू एस आर और जी पे डिपेंड करता है, और ये है रहा उसका इक्वेशन। डन है। इसके बेस्ड लल्लू पपलू क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, शायद क्वेश्चन इसके बेस्ड आ सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये तो बहुत छोटी बात हुई भाई, है ना। नीट वालों को पूछ ले शायद कि ये वैल्यू दी है, ये वी मैक्स निकालो, तो निकाल देने की कोई दिक्कत वाली बात। जा सकते आगे। ओके, यहाँ पे आप ओके बहुत सारे विचार करने हो तो कर सकते हो, करने बैठो तो अलग अलग टाइप के, बरोबर, लेकिन मुझे नहीं करवाने। आप, मेरी इच्छा है आप घर पे जाके करो अलग अलग विचार, मेरे को आके पूछो, मैं उस सारे विचार को एक डायरेक्शन में अलाइन करूँगा। यहाँ पे कोई डाउट पहले, मैंने जो आपको थॉट ऑफ प्रोसेस दिया उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, जा सकते हैं आगे। चलो, तो अब हमारा टॉपिक नंबर 2 ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, मोशन ऑफ व्हीकल, मोशन ऑफ व्हीकल ऑन बैंकेड कर्व्ड रोड। आप लोगों ने देखा होगा हाईवे के ऊपर जो रोड होते हैं वैसे सीधा ना होते हुए उसको इंक्लाइंड बना दिया जाता है, राइट। तो हम ऐसा ही एक बैंक्ड रोड बताने जा रहा हूँ आपके सामने। अरे यार,
सो दिस इज अ बैंक रोड, और रोड ऐसा है जहाँ पे ये वाला एंगल कितना है भाई, थीटा है, बरोबर। वैसे रोड ऐसा होता है सर्कुलर, अब ये ऐसा है। यहाँ पे मैंने सिर्फ क्रॉस सेक्शनल पार्ट बताया है रोड का, है ना। वैसे रोड को टॉप से देखेंगे तो बैंक दिखेगा ही नहीं भाई, लेकिन साइड में ऐसे कट करके देखेंगे तो ऐसे ऊपर दिखेगा। तो यहाँ पे मेरी गाड़ी होगी भाई, यहाँ मेरी गाड़ी है, और वो ऐसे बोर्ड के अंदर घुस के जा रही है। बात समझ में आ रही है ना। ये रोड ऐसा है और मेरी कार ऐसे जा रही है अंदर की तरफ, तो मैंने उसको यहाँ से देख रहा हूँ, तो इट इज़ गोइंग इनसाइड विथ वेलोसिटी, सम वेलोसिटी। तो अब इसके ऊपर हमें ये वाले जब बैंक रोड के ऊपर जब वो चलेगा तब उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी वो हमें फाइंड करना है। डन है, करे कार्यक्रम स्टार्ट। फिर से आपको सारी चीज़ें आती है, कंपोनेंट ये वो, नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगी, फलाना ढिंकाना। तो ये कार को हटा के मैं सिर्फ डॉट बता दूँ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे एक रख देते हैं डॉट। ये डॉट क्या है, मास ऑफ द कार, और कार का मास कितना है, m है। चलो अब इसके ऊपर लगते हुए फोर्स के बारे में विचार करते हैं। तो पहला फोर्स कौन सा लगेगा भाई, नीचे की तरफ कौन सा लगेगा, ये तो सबको पता है। और उसके कंपोनेंट होंगे, mg का इस सरफेस से परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा एक, राइट आया ना। चलो थोड़ा लगना भी चाहिए, ऐसा बनाते हैं अपने। चलो लगा अभी, ये सही है। चलो तो दिस इज अ परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये भी mg cos थीटा, और उस सरफेस के अलोंग mg sin थीटा, राइट। अब हमें पता है फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ रहता है, तो अलोंग द सरफेस, जहाँ दो बॉडी कांटेक्ट में है वहाँ पे होता है। तो टायर और रोड यहाँ पे है ना, यहाँ टायर होगा और यहाँ रोड होगा, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ होगा भाई, इन दिस डायरेक्शन। अरे कार ऐसी है भाई, ये मेरी कार है, ये मेरी क्या है, कार है ना। ऐसे आगे जा रही है तो टायर उसके यहाँ होंगे, तो फ्रिक्शनल फोर्स अगर उसको सर्कल में घूमना है तो सेंट्रीपिटल यहाँ होगा, और लेकिन उसका 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 डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग द सरफेस। सही बात है ना। यहाँ पे वो ऐसे फीका जाएगी, ज़्यादा स्पीड में जाएगी, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो उसका हम लिख सकते हैं दिस इज इन दिस डायरेक्शन। वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एफ, बरोबर। थोड़ा अच्छे से बताता हूँ, स्टैटिक है, एफ एस, डन है, मोमेंटरी स्टैटिक है ये, कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट एक्सिस थोड़ा और गहरा बनाते हैं। चलो एक एक्सिस बनाता हूँ विच इज़ पैरेलल टू दिस, हॉरिजॉन्टल जो रोड का है उससे अपने ऐसे बना सकते हैं एक। चलो रेफरेंस पॉइंट। अब यहाँ पे ये एम जी, यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन, सरफेस से परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट, एन। कोई दिक्कत वाली बात। अगर यहाँ पे मैं एक रेफरेंस एक्सिस बना देना चाहता हूँ, यहाँ से ये किसकी डायरेक्शन है, एम जी की डायरेक्शन है, राइट। यहाँ पे हमारा है एम जी, तो ऊपर कुछ होगा, कुछ बताना नहीं है। अगर ये एंगल थीटा तो ये एम जी कॉस थीटा, और ये एम जी साइन थीटा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरी बात, ये एंगल थीटा है, तो अगर इसको यहाँ पे एक्सटेंड करूँ तो ये ना क्या होगा, 90। तो ये कितना होगा भाई। अब आपको पता है कि ये वाला पूरा एंगल कितना है, 90। अगर ये वाला 90 माइनस थीटा है तो ये बाकी बचा हुआ कितना होगा, थीटा। अब ये पूरा एंगल कितना है, 90। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस, अब ये पूरा एंगल क्या है, 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। मज़ा आ गया सर, नाइन्थ का मैथमेटिक्स। कैसा मैथमेटिक्स। चलो वापस ले जाता हूँ स्टोरी को। चलो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है भाई, फिर से बता देता हूँ भाई, डोंट वरी। फिगर बरोबर ही है भाई, आपकी नज़र कमज़ोर है। चलो पहली बात तो ये एंगल थीटा था, ये सबको पता है, राइट। यहाँ तक समझ में आ गई तीन बात, ये स्टोरी हमें सबको पता है। अब देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, बात खत्म। ये तो सर ऐसे सीधा भी होता था,
और अब नाइन्थ का मैथमेटिक्स जैसे लगाना हो वैसे लगाओ, नाइन्थ में नहीं ऐसे घुमा फिरा के आंसर लाते थे और डायरेक्ट भी आता था, क्यों, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। चलो अगर ये थीटा है और ये नॉर्मल रिएक्शन एन है तो इसका इसके अलोंग कौन सा कंपोनेंट होगा भाई, एन कॉस थीटा, और उससे परपेंडिकुलर ये वाली डायरेक्शन कौन सा कंपोनेंट होगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात। अब देखो ये एक लाइन और ये ग्रीन वाली लाइन पैरेलल है, अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी कौन सा, ऑल्टरनेट एंगल जेड बन रहा है, ये थीटा तो ये भी थीटा। अब ये वेक्टर एफ एस है, वेक्टर एफ एस का ग्रीन लाइन के अलोंग कंपोनेंट क्या होगा भाई, एफ एस कॉस थीटा, है ना, जिसके अलोंग एंगल बना रहा हो उसके अलोंग कॉस और उससे परपेंडिकुलर साइन। तो अगर ये यहाँ पे तो इस ग्रीन से परपेंडिकुलर डाउन होगा, तो ये नीचे वाला क्या होगा यहाँ पे एफ एस टनन, कोई प्रॉब्लम, मज़ा आ गया। अब जब हमारी कार बैंकेड पाथ पे मोशन कर रही होगी विथ वेलोसिटी v, तो उसके ऊपर लगते हुए फोर्स ऐसे ऐसे होंगे, डन है। अब हमें पता है कि हमें उसको कहाँ बनाए रखना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ लगता है, टूवर्ड्स द सेंटर। तो जो टूवर्ड्स द सेंटर लगने वाले फोर्स है कहाँ पे, टूवर्ड्स द, वो क्या फुलफिल करेंगे, सेंट्रीपिटल। जब वो लेवल सर्कुलर पाथ पे था सिर्फ फ्रिक्शन ही ये काम करता था, सिर्फ ये काम कौन करता था, फ्रिक्शन। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो टूवर्ड्स द सेंटर, मतलब ये गार के सेंटर की डायरेक्शन ये हुई, ये एफ एस कॉस थीटा किसके कारण है, फ्रिक्शन के कारण। लेकिन उसके अंदर और एक कंपोनेंट ऐड हो गया एन साइन थीटा, जो उसका खुद का मास है। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए और एक कंपोनेंट ऐड हो गया, कौन सा हुआ, एन साइन थीटा। पहले सिर्फ फ्रिक्शन था, अब अकेला फ्रिक्शन कितना कर पाएगा, बहुत कर पाएगा। और उसमें स्पीड कितनी आती थी, 1 की। हमें क्या चाहिए, ये स्पीड 1 की नहीं 5 की होनी चाहिए भाई, हाईवे है जोरदार, है ना। तो 5 की स्पीड करने के लिए हम क्या करेंगे, अब फ्रिक्शन तो कुछ कर नहीं सकते, है ना, तो हमने क्या कर दिया, रोड को टेढ़ा कर दिया। तो और एफ के साथ जो फ्रिक्शन के साथ एक और कंपोनेंट जुड़ गया, जो नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट। तो अब ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स फुलफिल करेंगे। बात समझ में आ रही है, सब लोग मेरी बात में ध्यान दे रहे हैं। चलो तो यहाँ पे रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स वो क्या होगा हमारा, तो लिख सकते हैं एफ कॉस थीटा प्लस एम जी, सॉरी एन साइन थीटा, राइट, प्लस एन साइन थीटा, कोई प्रॉब्लम। और हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, एम वी स्क्वायर बाय, उस कार है, मान लो यहाँ से आर क्या होगा, ये सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस, जिस पाथ पे वो सर्कल घूम रहा है वो, बरोबर। तो एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा। अगर उसको सेफ स्पीड चाहिए, उसको सेफली अगर ये सर्कल कंप्लीट करना है, तो ये जो फोर्स है उसकी वैल्यू एम वी स्क्वायर बाय आर की वैल्यू इससे क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, है ना। वो v अपना ऐसे एडजस्ट करे, वेलोसिटी अपनी ऐसे, क्योंकि एम और आर को तो नहीं कर सकता ना, तो वेलोसिटी अपनी ऐसे एडजस्ट करे जिससे ये वाला टर्म इस दोनों से क्या होए, कम होए या तो इक्वल होए। जब इक्वल होगा तब कौन सी स्पीड मिलेगी, मैक्सिमम। तो हम किसके लिए इंटरेस्टेड है, मैक्सिमम। तो इक्वल कर देंगे तब क्या हो जाएगा, v मैक्स हो जाएगा। तो वी कैन राइट डाउन एज अ एम वी स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिख देंगे, मैक्स डिवाइड बाय आर। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा, कोई प्रॉब्लम भाई। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बारे में सोचा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा और एन साइन थीटा टूवर्ड्स द सेंटर थे, जिनके कारण ये सेंट्रीपिटल फोर्स फुलफिल हो रहा है। अब वर्टिकल कंपोनेंट के बारे में सोचे, वर्टिकल में क्या कोई कार मोशन कर रही है, नहीं कर रही है, तो ये ऊपर इक्वल टू क्या होगा, नीचे। तो अब वर्टिकल डायरेक्शन ये रही मेरी, तो वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर क्या है भाई, इन वर्टिकल डायरेक्शन तो एन कॉस थीटा है भाई, इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड में कौन है भाई, एफ साइन थीटा, एफ एस साइन थीटा
प्लस mg। कोई प्रॉब्लम भाई, समझ में आ रही है बातें? चलो तो यहाँ से mg क्या लिख सकते हैं अपने, तो इसको सामने भेज दो तो mg इज इक्वल टू हो जाएगा n cos थीटा माइनस एफ एस। ये इक्वेशन नंबर हमारा हो गया 2। क्या हो गया? 1 को 2 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? इक्वेशन नंबर, नाउ लेट्स डू द प्रोसीजर। इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर करते हैं भाई, क्योंकि हमें वी मैक्स निकालना है। वी आर इंटरेस्टेड इन व्हाट? वी मैक्स। तो वी मैक्स के लिए जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट है उसको हटाना है। तो चलो यहाँ पे हो जाएगा एम, ओके सिर्फ वी ही लिखता हूँ, मैक्स लास्ट में लिख देंगे, बरोबर। एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, और यहाँ से ये किससे डिवाइड होगा भाई? एम जी इज इक्वल टू न्यूमरेटर में रहेगा एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा डिवाइड बाय यहाँ रहेगा एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा। देख लो एक बार, बरोबर। एम वी स्क्वायर बाय आर एज इट इज, नीचे एम जी से डिवाइड किया तो यहाँ एम जी, न्यूमरेटर वहाँ एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा डिवाइड बाय एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा। कोई दिक्कत? अब हम इसको आगे ले जा सकते हैं। चलो तो स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलो चलेगा इतनी? ओके चलो एक स्टेप यहाँ पे और हो जाएगा। नाउ यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एम क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे क्या बचेगा? वी स्क्वायर बाय आर इंटू जी इज इक्वल टू, यहाँ एन की जगह ओके एफ की जगह क्या लिख सकते हैं? ये क्या है हमारा? एफ एस है ना, फ्रिक्शनल। और एफ एस क्या होता है भाई? फॉर्मूला क्या है एफ एस का? म्यू एस इंटू एन। इसमें कोई डाउट नहीं, ये जनरल है बात, है ना। ऑलवेज फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? म्यू एस इंटू एन। चलो चलो तो यहाँ पे एफ एस पहले ही बोला कि स्टैटिक है। हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा कहाँ रहा है? ऐसे। और उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे लग रहा है? ऐसे। तो ये डायरेक्शन में कोई मोशन है? क्यों? क्योंकि अगर नहीं लगेगा तो ये ऐसे चला जाता है, लेकिन वो ऐसे ना जाए उसके लिए फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है। तो ये वाली डायरेक्शन में, है ना, रोड के आप रोड की डायरेक्शन और रोड की पैरेलल डायरेक्शन, अरे यार ये रोड है भाई, तो ये आगे जाने वाली डायरेक्शन और ये राइट एंड लेफ्ट वाली। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या इस डायरेक्शन में जा रहा है? क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि इस डायरेक्शन में किसने पकड़ के रखा है? एफ एस ने, है ना। तो ये वाले डायरेक्शन में अलोंग दिस एक्सिस कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक। और हमारा वही डायरेक्शन की बात कर चल रही है ना भाई। चलो तो कोई प्रॉब्लम? हाँ चलो आ जाते हैं वापिस। तो एफ एस की वैल्यू रख देते हैं, क्या होगी भाई? म्यू एस इंटू एन कॉस थीटा। ओके यहाँ पे एफ एस की वैल्यू रखी, यहाँ पे एन कॉस थीटा एज इट इज डिवाइड बाय एन कॉस थीटा एज इट इज माइनस एफ एस की जगह म्यू एस इंटू एन साइन थीटा। कोई दिक्कत? हाँ बोलो। ओके दिक्कत है, सही बात है। चलो डन है, और कोई दिक्कत नहीं, ये तो एरर थी। थैंक यू। डन। ऊपर से एन कॉमन, नीचे से एन कॉमन निकाल सकते हैं। देखो ये रहा मेरा न्यूमरेटर में एन एन एन, और यहाँ पे भी एन एन कॉमन निकल सकते हैं। कॉमन निकाल के उड़ा देते हैं, बरोबर। यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, हमने एफ एस इज इक्वल टू क्या रखा? म्यू एस इंटू एन, ये रख दिया। तो अब हमारे पास जो बचेगा उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, वी स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल टू, ऊपर से एन नीचे से एन कैंसिल हो जाएगा, तो पहले में बचेगा म्यू एस इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। अब पूरे इक्वेशन को कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। किससे डिवाइड करते हैं? ऐसा ट्रिग्नोमेट्री में करते थे, बहुत किया होगा, उससे फर्क पड़ता
चलो तो न्यूमरेटर को कॉस थीटा से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, म्यू एस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, और नीचे कॉस थीटा से 1, और यहाँ पे म्यू एस इंटू क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ डिवाइड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, है ना, ऐसा लिख देते हैं, मल्टीप्लाई, ओके सॉरी, दोनों लिख सकते हैं भाई क्योंकि हम वो भी कर रहे हैं ना। ऐसा लिखता हूँ कि मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब ये सब मैथ्स आपको पता चलना चाहिए। मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, राइट। ओके आगे जा सकते हैं। चलो तो मैथमेटिकल पार्ट आपको पता है, वी स्क्वायर बाय आर जी, तो यहाँ से आर जी सामने भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी ब्रैकेट में म्यू एस प्लस टेन थीटा 1 डिवाइड बाय डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू एस इंटू, तो वी मैक्स की अगर चाहिए तो दोनों साइड क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट, तो वी मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट आर जी ब्रैकेट में म्यू एस प्लस टेन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस इंटू टेन थीटा। ये रहा आपका इक्वेशन वी मैक्स ऑन अ बैंक्ड कर्व्ड रोड। याद रखना है, ये क्या रखना है, ये आर जी इंटू म्यू एस प्लस टेन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस म्यू एस इंटू टेन थीटा, बरोबर। अगर थीटा क्या है तो आपका इंक्लिनेशन एंगल, अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 कर दूँ, क्या कर दूँ, तो ये वी मैक्स किसके लिए मिलेगा भाई, लेवल के लिए, है ना, लेवल के लिए थीटा 0 होगा। रखो वी मैक्स लेवल के लिए कितना आता था, अंडर रूट म्यू एस इंटू आर जी आ रहा था भाई, आ रहा था। यहाँ पे रखकर देखो, टेन की वैल्यू 0 रखोगे, थीटा की वैल्यू 0 रखोगे तो वी मैक्स अंडर रूट आर जी तो एज इट इज म्यू एस माइनस 0, टेन 0 0 होता है तो ऊपर क्या बचेगा, म्यू एस, नीचे 1 माइनस टेन 0 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या बचा भाई, अंडर रूट म्यू एस इंटू, बिंगो, मतलब ये फॉर्मूला सही है, सही बात है ना। अगर एंगल 0 ले लो तो ये लेवल वाला हो गया, तो आ गया वो वाला केस। अगर एंगल डालेंगे तो ये बरोबर है। तो यहाँ पे मान लेते हैं हमारा जो आगे वाले जितने भी पैरामीटर्स है वही के वही रखते हैं, और मानते हैं कि हम हमारे रोड को चलो 30 डिग्री पे एंगल पे घुमाते हैं, या कितने पे, 45 पे घुमाते हैं, कितने पे घुमाते हैं। हमने आगे वाला जो केस कंसीडर किया था वहाँ म्यू एस कितना था भाई, 0.1, है ना, और बॉडी का मास कितना था, 100 kg, ऐसा ही था ना। चलो तो यहाँ पे और तो जी और हमने लिया था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो अब लेट्स कंसीडर कि हमारे इस रोड को 45 डिग्री पे बेंड कर देते हैं, तो स्पीड बढ़नी चाहिए ना। देखते हैं कितनी बढ़ेगी। फॉर्मूला क्या है, सबको याद होना चाहिए, क्या है, अंडर रूट आर जी 1 माइनस, ओके सॉरी, म्यू एस प्लस टेन थीटा 1 माइनस म्यू एस इंटू टेन थीटा। वैल्यू रखते हैं सारी। चलो रेडियस कितनी मानी थी हमने, 1 मीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू जी हो जाएगा 10, म्यू एस कितना है भाई 0.1, 1045 कितना होता है, डिवाइड बाय 1 माइनस 1.1, म्यू एस कितना है अपना, और 1045 कितना होता है, करो कैलकुलेट ये, तो ये 10 तो है ही है। ऊपर क्या हो जाएगा 1.1, और नीचे कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.1 कितना हो जाएगा भाई 0.9, करो 1.1 डिवाइड बाई, ओके ये 10 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 हो जाएगा ये। तो इन शॉर्ट हमें क्या करना है भाई, स्क्वायर रूट में 11 डिवाइड बाय 0.9, तो पहले अपने लो 11 डिवाइड बाय क्या करेंगे 0.9, ये हमारा मिला 12.22, और उसका क्या लेना है स्क्वायर रूट, कितना आया भाई 49 मीटर पर सेकंड। तो देखो भाई क्या हुआ, सब कुछ वही का वही था, सिर्फ एंगल 45 बढ़ा दिया, स्पीड ऑफ जो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी थी वो 1 से बढ़कर क्या हो गई 3 हो गई। इसके लिए हाईवे को क्या बना देते हैं, मोड़ देते हैं।
क्योंकि हाईवे पे लिमिट रखते हैं वो 80 की, 100 की। अब कार जा रही है, टर्न आ रहा है, लेकिन हम क्या चाहते हैं, वो 100 की स्पीड बदले, 100 के ही 100 में ही चलती रहे। तो हम यहाँ पे वहाँ पे वो लोग वी मैक्स कितना रख देंगे भाई, 100। आर उनको पता है, म्यू एस उनको पता है, सब कुछ निकाल कर फिर क्या निकाल देंगे, वो एंगल। फिर उस रोड को उतने एंगल पे इंजीनियर बनवाएगा, और फिर वहाँ पे फिर से बोर्ड छाप देंगे 100 पे ही जाने दे भाई, चिंता की बात। और आप देखोगे जब आप ड्राइव करना सीख जाओगे और ड्राइव करने जाओगे, या तो आपके पापा ड्राइव कर रहे हो बाजू में, तो आप देखना जब ऐसे हाईवे पे गाड़ी ऐसे टर्न होगी तो ऐसे स्टेयरिंग भी घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप गाड़ी घूम लेती है, सर्कल ले लेती है। क्यों? फ्रिक्शन अपने आप खींच के ले जाता है। सही बात है। चल भाई चल, आजा मेरे, बैठ जा मेरी गाड़ी में, टर्न तेरे को टर्न दिलवाता हूँ विदाउट चेंजिंग द स्पीड। कोई दिक्कत वाली बात भाई? अब यहाँ पे एक बात करते हैं, क्या करते हैं, एक बात। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलो तो ये तो अपना केस हो गया। नाउ अगेन कम बैक टू ऑन आवर फिजिक्स पार्ट। एक दूसरा एक नया टर्म्स आपके सामने इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम स्पीड। ऑप्टिमम स्पीड, ऑप्टिमम स्पीड क्या है? तो टू रिड्यूस द वियर एंड टीयर ऑफ टायर, म्यू एस हैज शुड टू बी अ 0। अगर मान लो, अगर आप कोई रोड के ट्रैक में टर्न ले रहे हो, क्या ले रहे हो, टर्न, बरोबर, और टर्न जैसे ही लोगे तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स दो चीज़ों के कारण आता है। एक आता है एफ एस कॉस थीटा, और एक आता है एन साइन थीटा। मान लो म्यू एस 0 है, ऐसा होता नहीं है लेकिन मान लो है, तो सिर्फ कौन सा कंपोनेंट बचेगा, एन साइन थीटा। एन साइन थीटा से गाड़ी गोल तो घूमेगी ही भाई, क्योंकि अब हमारी स्टोरी बदल गई है भाई। ऑब्जेक्ट को घूमने के लिए चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो दे रहा है, कौन दे रहा है, एन साइन थीटा, है ना। तो जब एन, तो म्यू एस 0 रखेंगे, उसका मतलब क्या हुआ भाई, इफ म्यू एस इज इक्वल टू 0, तो जो भी ऑब्जेक्ट हमारा सर्कल घूम रहा है उसकी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि अब एक ही कंपोनेंट पे डिपेंड है एन साइन थीटा, लेकिन कुछ तो स्पीड मिलेगी, उतनी स्पीड पे वो गोल घूम पाएगा। वो वाली स्पीड क्या होगी भाई, वी नॉट। कितनी होगी? और उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम स्पीड। क्या बोलेंगे? ओके, अब उसका इक्वेशन अगर निकालना हो तो ये रहा वी मैक्स, वहां पे म्यू एस की वैल्यू क्या रख दो, रखो, क्या आएगा, आर जी 1। यहाँ पे 0 रखेंगे तो ऊपर क्या आएगा, और नीचे 0 रखेंगे तो वी नॉट हमें मिलता है अंडर रूट आर जी टेन थीटा। अब देखो मिला, मतलब 0 नहीं, कुछ आई वैल्यू, है ना। और ये सिर्फ, ये वेलोसिटी सिर्फ किसके कारण है, सिर्फ उसके नॉर्मल रिएक्शन के कारण ये इतना गोल घूम रहा है। थीटा की वैल्यू कितनी ली थी, 45, रखो वैल्यू इसके अंदर, तो वी नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, अंडर रूट 1 हो जाएगा, ये 1, ये 10, ये 45, तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, तो रियल रूट स्क्वायर रूट ऑफ 10 कितना आता है भाई, 3 पॉइंट, अरे भाई सेम नहीं है भाई, अलग है। ये 12.22 था, वो 10 है ना। तो 10 का स्क्वायर रूट 3.16, ये 3.5 और 3.1 है भाई, ये फर्क तो है ना यार, क्या है यार, है ना। ये 3.1 मीटर पर सेकंड है और ये कितना है, 3.5 है यार, चेंज तो है ना। तो ये जो स्पीड है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिमम स्पीड। कितने, क्या बोलेंगे? अब समझो आप, पहले तो नॉर्मल रिएक्शन, अब फ्रिक्शनल फोर्स कैसा है, सेल्फ एडजस्टिंग। फ्रिक्शनल फोर्स कैसा है, सेल्फ, अगर आप उसको फोर्स लगाओगे ही नहीं तो वो खुद लगेगा ही नहीं। अगर आप 1 न्यूटन से खींचोगे तो वो 1 न्यूटन देगा। अब गाड़ी टर्न हो रही है और टर्न की स्पीड उसकी 3 मीटर पर सेकंड है, कितनी है, 3, और 3 मीटर पर सेकंड ऑप्टिमम से क्या है, कम है। और ये वाली स्पीड तो मेंटेन सिर्फ उसका एन कॉस थीटा
कौन सा कंपोनेंट था, सिर्फ एन साइन थीटा वाला कंपोनेंट एडजस्ट कर लेगा, म्यू एस को बुलाने की जरूरत, तो एन कॉस थीटा से ही वो टर्न ले रहा है, मतलब फ्रिक्शन लग रहा। अगर टायर के ऊपर फ्रिक्शन ही नहीं लग रहा है तो क्या होगा भाई, टायर घिसेगा नहीं, टायर घिसेगा नहीं तो टायर लंबे टाइम तक क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, है ना। तो रिड्यूस द वियर एंड टीयर ऑफ द टायर, है ना, टायर का वियर एंड टीयर रिड्यूस करना हो, लंबे टाइम तक चलाना हो, तो गाड़ी धीरे धीरे टर्न करवाओ भाई। अगर ऐसा हो रोज का हाईवे हो तो एक दिन पेपर पेंसिल लेकर गिनने बैठ जाओ, है ना, वहां पे बोर्ड लगाए होते हैं कि इतना रेडियस ये वो लेकर कैलकुलेट कर लो ऑप्टिमम स्पीड। तो हाँ ऑप्टिमम यहाँ पे बड़े ही बोर्ड 100 का लगाया है, ऑप्टिमम 70 है, मैं तो 65 से ही जाने दूंगा, जिससे टायर घिसेगा, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमम स्पीड, राइट। तो उसके बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, डन है। हाँ क्या बोल रहा है, कौन सा आर, रेडियस है यार, सर्कल के घूमने वाली, जो सर्कल, वो अब तेरा प्रॉब्लम है, वो इंजीनियर लोगों का प्रॉब्लम है, तू मेजर टैप लेके जा या कुछ भी कर, है ना। बिंगो, ऑप्टिमम स्पीड में कोई डाउट भाई, क्वेश्चन आते हैं इसके बेस्ड, राइट। चलो एक लास्ट डिस्कशन करते हैं अपने इसके ऊपर, कि मान लो ऐसा, बहुत गहरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात करता हूँ, लेकिन ये रोड है, बैंकेड रोड है ना, थोड़ा अच्छा बनाता हूँ, बहुत ज़्यादा ये गिर जाए इतने में तो गाड़ी ये सही है, ये एंगल थीटा है, और यहाँ पे हमने कोई गाड़ी पार्क कर दी है, क्या कर दी है, कभी कभी करना पड़ता है ना भाई, तो ऐसे गाड़ी झुकी हुई रहती है, हम भी थोड़े ऐसे झुके हुए रखते हैं, है ना, अपने को लगता है बस पापा ऐसे गोल ना घूम जाए, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है भाई। तो व्हाट आर द कंडीशन, इसकी भी कंडीशन है कि इतने एंगल का बैंक रोड होगा तो गाड़ी ऐसे गोल घूम के नीचे गिरेगी। हमें क्या करना है भाई, इस गाड़ी को क्या करनी है, पार्किंग में पार्क करनी है यहाँ पे। अब गाड़ी तो हमें पता है कौन सा व्यू देख रहे हैं, क्रॉस सेक, गाड़ी को पीछे से देख रहे हैं, गाड़ी को कहाँ से देख रहे हैं, पीछे से। चलो तो इस गाड़ी पे लगते हुए फोर्स को अगर कंसीडर करें, खड़ी हुई है, आगे भी जा रही, तो नीचे कौन सा लगेगा भाई, और यहाँ पे कौन सा लगेगा, एफ एस, यहाँ पे तो एफ एस ही लगेगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात। और इससे परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा होगा, एन, और यहाँ पे एम जी कॉस थीटा, कोई दिक्कत वाली बात। अब तो गाड़ी खड़ी है, चल ही नहीं रही है, रुकी हुई बात है भाई, तो यहाँ पे ये एम जी कॉस थीटा, और यहाँ पे कंपोनेंट कौन सा ऐड होगा भाई, एम जी साइन थीटा। अब देखो गाड़ी को ऐसे रोक कर रखना है, तो फ्रिक्शन को कहाँ लगना चाहिए, अगर उसको ऐसे ऐसे आगे नहीं बढ़ने देना है तो फ्रिक्शन को कहाँ लगना चाहिए भाई, ऐसे, ऐसे लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, है ना। फॉर कार रिमेन स्टेशनरी, क्योंकि आप देख सकते हो एम जी साइन थीटा उसको नीचे ले जाना चाहता है, लेकिन फ्रिक्शन तो क्या बोलता है, आप जहां जाना चाहते हो ना उससे हम उल्टा ही करेंगे। तो एफ कहाँ लगेगा, उसको ऐसे लगेगा, तो एफ क्या होना चाहिए भाई, एफ इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एम जी साइन थीटा, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, या तो जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो इससे ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए, हाँ या ना। अब एफ क्या होता है भाई, एफ एस क्या होता है, फॉर्मूला सबको पता है, म्यू एस इंटू, इन जनरल बात कभी भूलेंगे, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा भाई, एम जी। अब फिगर से देखकर, अगर एन यहाँ है, एम जी कॉस थीटा यहाँ है, तो फिगर से देखकर एन क्या होगा भाई, सही है गलत, है ना। ऐसे तो कोई गाड़ी मोशन कर रही तो एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा रख सकता ऊपर, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू एस इंटू एम जी कॉस थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू एम जी साइन थीटा। यहाँ से एम जी क्या हो जाएगा भाई, ये एम जी गया, ये एम जी गया, कॉस को सामने भेज सकते हैं,
तो म्यू एस हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, tan थीटा। दैट्स मीन tan थीटा की वैल्यू जो एंगल है उसके तरफ देखो पतली साइड है, मतलब लेस देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, थीटा, और सॉरी म्यू एस। डन है। तो म्यू एस तो आपको पता है, म्यू एस पता ही है ना हमें, रोड और टायर के बीच का हमें पता होना, जब जो इंजीनियर्स लोग होते हैं उनको पता होता है, सिविल वाले जो रोड बनाते हैं, तो वो थीटा को इस तरीके से ही बनाएंगे कि म्यू एस से tan थीटा की वैल्यू म्यू एस से क्या रहे, छोटी रहे। अगर ऐसे रोड पे चले गए जहाँ पे tan थीटा की वैल्यू म्यू एस से क्या है, ज़्यादा, तो फिर गोल गोल घूमकर कहाँ जाएगी गाड़ी, नीचे, फ्रिक्शन बचा पाएगा। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, देयरफॉर थीटा हैज़ टू बी इक्वल, अगर मैक्सिमम थीटा अगर फाइंड करना हो, थीटा मैक्स है ना, थीटा मैक्स क्या होगा, तो tan इनवर्स म्यू एस। तो इसके हिसाब से भाई थीटा मैक्स निकाल दो कि मैक्सिमम इतने एंगल पे अगर गाड़ी है तो गिरेगी, इससे बड़ा आया ये तो गया। डन है भाई, सारी बातें लॉजिकल है। आपको लगता है कि रोड बनाना इज अ इजी टास्क, है ना, सचिन टूचकुलो को पूछो, रोड रोलर लेकर आया था, है ना, रोड रोलर रोड बनाने का ही काम करता था ना, तो उसके इंजीनियर को ऐसा सब साइंस पता होना चाहिए। वो खट्टा मीठा मूवी नहीं देखी भाई, अब भी ठीक करके देता हूँ, पूरी रात निकल देता है, अब भी ठीक करके देता हूँ, फिर सुबह हो जाती है, भाई कब ठीक करेगा, तो अब पूरी रात से बोल रहा है अभी तक ठीक नहीं हुआ, चल निकल। तो क्या ये सब काम किया, उसके लाओ 5240 ये किसका कौन सा काम, इसकी माँ बहन अलग करने का। वो वाला सीन बड़ा ही गजब है। फिर बेचारा पूरी रात कंटालता है, वो हाथी बुलाता है खींचने के लिए, बेचारा हाथी खींच के ना हाथी थोड़ी टूट जाती है। फिर स्लोप पे रोड रोलर नीचे आता है, वो साइकिल फेंकता है, टू मच फन। फिर वो मैडम, वो कॉर्पोरेशन वाली मैडम जो हीरोइन थी, उसका घर टूट जाता है। क्या गजब बात बड़ा है। ओके भाई, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, आगे जा सकते हैं। फॉर्मूला सारे याद है ना, कॉन्सेप्ट, लॉजिक्स, ओके। तो यहाँ पे अपना बैंकेड रोड कंप्लीट होता है। अब लास्ट टॉक आती है भाई हमारी इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलो बेटा बातें नहीं, पहले हम बात करते हैं इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, भाई ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन्स के लॉ फॉलो होते हो, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, इनर्शियल, है ना। न्यूटन्स लॉज आर फॉलो, डन है। और न्यूटन्स के लॉ कहाँ फॉलो होते हैं, तो बात नंबर 2, ये बात नंबर क्या थी, 1, बात नंबर 2, जिस जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सलरेशन क्या हो भाई, 0 हो, क्या हो, 0, उसको इनर्शियल बोलेंगे। 0 का मतलब क्या होता है, या तो वो फ्रेम रेस्ट में हो, किस में हो, या तो वो फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो ये दोनों केस क्या हुए, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना, ये क्या हुए, इनर्शियल। तो नॉन इनर्शियल में क्या, इससे उल्टा, कोई बहुत बड़ा बात नहीं भाई, नॉन इनर्शियल, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ जाएंगे, जिसमें न्यूटन्स लॉ फॉलो नहीं होंगे, न्यूटन्स लॉज आर नॉट ऑबेड, ओके, नॉट फॉलोड, ओके, शब्द अलग अलग, भावना एक, बरोबर ना। और आपको तो पता है हम किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, भावनाओं पे, फीलिंग्स पे, बरोबर ना, क्योंकि शब्दों पे ध्यान रखने लायक कुछ बचा नहीं है अभी, बरोबर ना।
इंग्लिश वाले मैडम को दिए वो यहाँ जाते हैं क्योंकि उनको भावनाओं पे ध्यान रखने लायक कुछ नहीं होता, इसके लिए शब्दों पे रखते हैं। सही बात नहीं भाई? छोटी मोटी बातें करने की, ऑथर ने स्टोरी में ये बोला वो बोला, और बारी बारी सब ऑथर भी ऐसे होंगे जो बारी बारी शब्द ही बोलेंगे, क्योंकि इसका मीनिंग ये बोल, तो बेटा प्रोनाउंसिएशन कर तो। ओके नहीं, नो 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 नो, नॉट लाइक दिस, लाइक दिस चलो कोई बात नहीं, हमारे मैडम ये बाजू में बोलते रहते हैं तो मैं कभी कभी सुनता हूँ, मेरे को बहुत मजा आता है चलो भाई, दूसरा क्या लिखेंगे भाई? एक्सलरेशन जिसका जीरो नहीं होगा भाई, नहीं होगा, वो क्या होगा? नॉन इनर्शियल। मैं आपको एक एग्जाम, ओके, नॉन इनर्शियल में न्यूटन्स लॉ फॉलो नहीं होते हैं, क्या ये सत्य आप मानते हो कि ऐसा कहीं है कि जहां न्यूटन लॉ फॉलो ना हो रहा हो? चलो बात करते हैं थोड़े, लेट्स टॉक ऑन दिस। ताहा जी, एक बस में हम घूमने गए साइंस सिटी, अरे साइंस का क्लास साइंस सिटी जाएगा, और उस साइंस सिटी के अंदर बस के अंदर पहले सब लोग आके बैठ गए और मैं खड़ा था बीचों बीच, क्योंकि मैं टीचर, सब लोग बैठ गए, मैं खड़ा था, बस खड़ी थी। अगर बस रेस्ट में है तो कौन सी फ्रेम हुई? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोई चिंता, अब मैं खड़ा हूँ और खड़ा ही रह रहा हूँ, न्यूटन्स का लॉ यही बोलता है, बॉडी ऑन अ रेस्ट रिमेन्स ऑन अ रेस्ट। जब तक मेरे को पीछे से धक्का ना लगाए, और मेरे को कौन धक्का लगाएगा भाई? कोई लगाएगा? किसी ने मेरे को कोई धक्का नहीं लगाया, मैं खड़ा रहा था आराम से। न्यूटन लॉ फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब बात नंबर 2, सब लोग बैठ गए, बस वाला आया, पहला गेयर लगाया और स्पीड बढ़ाई। जैसे ही उसने स्पीड बढ़ाई, जैसे ही उसने स्पीड, मैं तो वहीं के वहीं खड़ा था, मेरे को किसी बच्चे ने टच किया, लेकिन मैं सीधा था, कैसा हो गया? पीछे गिरते गिरते बचा, पीछे ताहा जी ने पकड़ लिया मेरे को। ऐसा होता है कि नहीं होता है? पीछे मेरे, अब देखो यहाँ पे मेरे न्यूटन्स लॉ क्या बोलता है? अगर जब तक कोई चीज को हिलाएगा नहीं, फोर्स नहीं लगाएगा, चीज अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करेगी। मैं तो वहीं के वहीं था, मेरे को किसी ने टच भी नहीं किया। आप सब स्टूडेंट लोग साक्षी हो उस बात के, है ना? आप किसी ने मेरे को, आप आप लोगों ने मेरे को टच किया तो भी मैं पीछे गया, गया कि नहीं गया? तो न्यूटन का लॉ यहाँ फॉलो हुआ? नहीं हुआ भाई। न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जब तक फोर्स नहीं लगेगा चीज मूव नहीं करेगी, लेकिन मेरे को तो पीछे की तरफ मोशन मेरा चालू हो गया ना। क्यों हुआ? क्योंकि ये कौन सी फ्रेम है, बाद में बात करता हूँ तेरे डाउट की, पहले मेरी पूरी बात सुन लेने की, फिर बोलने का, है ना? फिर आपका डाउट बाद लास्ट में आ जाता हो तो। क्या बोल रहा था मैं, भुला दिया। हाँ, तो ये सेकंड वाली जो फ्रेम है, जब बस मूव होना स्टार्ट करेगी तब उसका एक्सलरेशन जीरो, स्पीड चेंज हो रही है ना? तो यहाँ पे भले ही मेरे पे किसी ने फोर्स नहीं लगाया तो भी मैं पीछे की तरफ मोशन में आ गया। तो दिस इज व्हाट, वायोलेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ। कोई बॉडी मेरे को टच नहीं की तो भी मैं मोशन में आया भाई। सही बात है ना? गलत बात है? कैसी बात है? फिर चलो, फिर ताहा जी ने पकड़ लिया, बस संभाल लिया सब, सर चिंता मत करो मैं बैठा हूँ, ओके ओके। अब बस हाईवे पे आ गई, कांस्टेंट स्पीड 50 की स्पीड से जा रही है, फिर से मैं खड़ा हो गया। वे अब जरूरत नहीं है बाइक को सहारे की, मैं खड़ा रह सकता हूँ। ताज बोले ओके ओके। अब मैं वापस खड़ा हो गया, बस जा रही है अपने हिसाब से, मैं भी खड़ा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है ना? एटीट्यूड में खड़े हैं भाई। क्यों? क्योंकि अब कौन सी फ्रेम हो गई? इनर्शियल। वेलोसिटी क्या हो गई? कांस्टेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ऑब्जेक्ट खड़ा है तो खड़ा रहेगा, चल रहा है तो मैं तो खड़ा हूँ, खड़ा रह रहा हूँ। चल रही चल रही है, बीच में क्या आ गई? गाय आ गई। एज पर अवर स्टोरी, जैसे ही गाय आई उसने क्या लगाई? ब्रेक। ब्रेक लगाई, वेलोसिटी क्या हुई? चेंज। वेलोसिटी चेंज क्या प्रोड्यूस करेगा? एक्सलरेशन। कैसी फ्रेम हो गई? नॉन इनर्शियल। भले ही मैं खड़ा हूँ, भले ही मेरे पे किसी ने फोर्स लगाया, लेकिन मैं 3-4 गुलाटी खा के कहाँ जाऊंगा? ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया भाई? मोशन में आ गया। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मोशन में आया, क्या मेरे पे किसी ने फोर्स लगाया? नहीं लगाया, तो भी मैं मोशन में कहाँ से आया? न्यूटन बाबा को बुलाओ, ये कैसे हुआ? तो न्यूटन ने बोला भाई रुको, थोड़ा कॉन्सेप्ट में बुराई है, मैंने जो लॉ दिए वो किसके लिए थे? इनर्शियल के लिए, और आप कैसी फ्रेम में बैठे हो? नॉन इनर्शियल। तो फिर क्या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या? तो भाई देख सकते हैं आप लोग, फील भी कर सकते हो कि जब भी नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठते हैं
जब बस ब्रेक लगाती है तो मेरे को लगता है कि कोई आगे की दिशा में फोर्स लगा रहा है, लेकिन कोई लगत एक्चुअल में नहीं लगा रहा है, कोई टच कर नहीं रहा है, लेकिन आई फील, है ना, फील हो रहा है। तो जो एक्चुअल में जो फील हो, लेकिन रियलिटी में ऐसा बहुत सारी चीजें होती है जो फील कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा न्यूटन्स ने भी बोला कि भाई ये फील हो रहा है आपको, और फील सही हो रहा है, आपकी फीलिंग में कोई गलती, फोर्स फील हो रहा है, लेकिन रियलिटी वर्ल्ड में ऐसे फोर्स को उन्होंने नाम दिया फिक्टिटिशियस फोर्स। कैसा फोर्स? स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स। क्या बोल सकते? मतलब मान लो ये हमारी बस थी भाई, पहले स्टेशनरी, बस का एक्सेलरेशन कहाँ है? आगे। मैं यहाँ खड़ा हूं तो मेरे पे फोर्स लगेगा ना भाई, जैसे ही एक्सेलरेशन होगा मेरे पे फोर्स कहाँ लगता है? पीछे। तो न्यूटन्स ने बोला कि जितना फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन होगा सेम उतना ही, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और उसको क्या बोलेंगे? स्यूडो एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे? स्यूडो एक्सेलरेशन, जिसको हम डिनोटेड, इट इज डिनोटेड बाय एपी। क्या डिनोट करेंगे? अब पी साइलेंट है, पी कैसा है? स्यूडो एक्सेलरेशन एपी, और एपी का डायरेक्शन कहाँ होगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जहां एक्सेलरेशन है उससे ऑपोजिट। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ जा रही है तो मेरा एपी कहाँ होगा भाई? यहाँ होगा। डन है भाई, कोई दिक्कत वाली बात? इसके लिए मेरे पे फोर्स कहाँ लग रहा है भाई? पीछे। बिंगो। सो दिस इज माय एपी। तो अब हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई पीछे की तरफ एक स्यूडो फोर्स लगा, उसके कारण वो पीछे गया। अब न्यूटन्स का लॉ फॉलो हो गया कि जिस दिशा में फोर्स होगा वहां ऑब्जेक्ट जाएगा। तो यहाँ पे अब मेरे पे फोर्स लग रहा है, ये रहा स्यूडो फोर्स यहाँ, तो इसलिए मैं पीछे जा रहा हूँ। डन है। सो जब भी नॉन इनर्शियल फ्रेम होगी तो वी हैव टू कंसीडर वन एडिशनल फोर्स कॉल्ड स्यूडो फोर्स, और वो कहाँ होगा? तो फ्रेम के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब केस ले लो दो, जब मेरा बस डी एक्सेलरेट हो रहा है तो उसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा भाई, है ना। सो ब्रेक लगेगा तब एक्सेलरेशन मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यहाँ होगा, तब उसके स्यूडो फोर्स कहाँ लगेगा? उससे ऑपोजिट। तो मेरा एपी कहाँ होगा? आगे। इसके कारण मैं आगे चला जाता हूँ भाई। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा ही होता है। अब आप गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी में बैठे टाइम जब मान लो गाड़ी आपकी सर्कुलर टर्न ले रही है, ले रही है ना। अब सर्कल पे घूमना कौन सा मोशन हुआ? सर्कुलर। और सर्कुलर मोशन लगेगा तो कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा? सेंट्रीपिटल। लगेगा कि नहीं लगेगा? आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है, मतलब अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे गोल घूम रही है तो वो इनर्शियल हुई या नॉन इनर्शियल? अगर कोई भी कार सर्कुलर पाथ पे गोल घूम रही है तो उसके पास एक्सेलरेशन होता है, कितना होता है? v²/r। अगर एक्सेलरेशन है तो वो इनर्शियल हुई या नॉन इनर्शियल? नॉन इनर्शियल हुई, ऑब्वियस है भाई, क्योंकि उसके पास एक्सेलरेशन आ गया। और उसका एक्सेलरेशन क्या होता है? टूवर्ड्स द सेंटर होता है ना। तो हमारा इस केस में नॉन इनर्शियल फ्रेम हुआ ये, तो उसमें फिक्टिटिशियस फोर्स लगेगा। आप स्यूडो फोर्स, ओके, ये वर्ड्स भी आपके लिए लिख देता हूं, है ना, ये पता होना चाहिए भाई। फिक्टिटिशियस या फिक्टिटिशियस फोर्स। डन है। फिक्टिटिशियस फोर्स, स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स क्या याद रख लेते भाई? मान लो आप सब कुछ रेडी करके गए, JEE वालों ने ये नाम लिख दिया ऊपर वाला, ये तो सिखाया ही नहीं था। फोन कर भाई पैसे वापस लाओ। चलो भाई डन है। तो हाँ, हमारी बात कहाँ थी? आप कार घूम रही है तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर, तो आपके ऊपर जो फिक्टिटिशियस, आपके ऊपर जो स्यूडो फोर्स लगेगा वो उससे कहाँ होगा? ऑपोजिट। इसके लिए आप देखते हो आप ऐसे ऐसे जाते रहते हो, है ना, वो धक्का तो लगा नहीं रहे, मैं यहाँ कैसे जा रहा हूँ, आप वहां ऐसे जा रहे हो,
कोई दिक्कत वाली बात? सो दिस इज ऑल अबाउट नॉन इनर्शियल एंड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कॉन्सेप्ट क्लियर है? जहां एक्सलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस वहां पे स्यूडो फोर्स कंसीडर करने पे ही न्यूटन लॉ वेरीफाई होगा, नहीं तो होगा। चलो एक एग्जाम्पल, रोज हम करते हैं ये काम। एक लिफ्ट है भाई, क्या है? एक ये रही हमारी लिफ्ट और उसके अंदर एक बंदा खड़ा है। उसका मास मान लेते कितना केजी का मालूम है भाई? 50 केजी का मान ले। 50 केजी का उसका मास है और ये लिफ्ट से बैठकर ऊपर जा रहा है और लिफ्ट एक्सलरेटेड मोशन कर रही है ए। कितना? ए जितना, क्योंकि ऊपर जाएगी तो ऊपर एक्सलरेशन से जा रही है, स्पीड बढ़ाती जा रही है। और वो जो उसका एक्सलरेशन है मान लेते 1 मीटर। 1 रखूँ या 2 रखूँ? अरे 2 रखता हूँ, थोड़ा और मजा आएगा। अपने को कहाँ बैठना है, उसको बिठाना है, वो देखेगा बरोबर ना, वो उसको देखने का, अपने को नहीं। 2 से ऊपर जा रहा है ये। अब ये जो लिफ्ट है उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो एक्सलरेटेड है या नॉन एक्सलरेटेड? अरे भाई एक्सलरेटेड है ये। तो ये कौन सा फ्रेम हुआ भाई? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ। कोई प्रॉब्लम भाई? अब हमें इसका वेट मेजर करना है। क्या मेजर करना है? इस केस में उसका वेट कितना होगा? डन है ये पर्सन का। तो वेट तो हमें पता है, वेट इज इक्वल टू क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन। हमारी लैंग्वेज में वेट क्या होगा भाई? नॉर्मल रिएक्शन ऑन दैट बॉडी बाय द सरफेस। वेट इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। चलो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। अब देखो पहली बात कि ये पर्सन है तो पर्सन का मास m है ना भाई, तो उसके कारण उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ होगा? कोई दिक्कत वाली बात? और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से होगा, बॉडी के कारण कहाँ होगा? ऊपर n। ये सबको पता है। अब बात नंबर 2, हमने बोला ये कैसी फ्रेम है? नॉन इनर्शियल, तो वी हैव टू कंसीडर वन मोर फोर्स। वो कौन सा होगा? स्यूडो फोर्स। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सलरेशन के कहाँ होगा? ऑपोजिट। अगर उसका मास m है तो एक्सलरेशन उसका ऊपर है, तो स्यूडो फोर्स का एक्सलरेशन AP कहाँ होगा भाई? नीचे। और मास m एक्सलरेशन AP, तो वो फोर्स कितना लगेगा? m इंटू AP। इट इज इन डाउनवर्ड। कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत वाली बात? नॉर्मल रिएक्शन तो ऊपर, एक उसका mg और एक स्यूडो फोर्स एक्सलरेशन ऊपर, तो स्यूडो एक्सलरेशन नीचे। तो अगर एक्सलरेशन a हो और मास m हो तो स्यूडो फोर्स कितना होगा? m इंटू AP। ये तो इजी बात है ना। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन n इज इक्वल टू क्या आता है भाई? m AP प्लस mg लिख सकते हैं। m तो हो जाएगा कॉमन, AP कितना है भाई? ओके एक्सलरेशन जितना ऊपर उतना ही नहीं, AP की वैल्यू बदलती नहीं है, सिर्फ क्या बदलती है? डायरेक्शन। तो ओके पहले इक्वेशन लिख देता हूँ। AP प्लस ये हो जाएगा, सारी वैल्यू रखते हैं। m है 50, एक्सलरेशन ऑफ P स्यूडो एक्सलरेशन है 2 और ग्रेविटेशनल क्या होता है? 10। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 50 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 12 5 जा 60 और 600 न्यूटन। तो उसका वेट 600 न्यूटन हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा? जब लिफ्ट कहाँ जा रही हो? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रही हो। रॉकेट के अंदर जब एस्ट्रोनॉट बैठता है तब रॉकेट कैसा मोशन करता है? एक्सलरेटेड। तो उस टाइम पे जो एस्ट्रोनॉट्स का वेट है वो बढ़ेगा या कम होगा? अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक ऊपर एक्सलरेशन तो फिर स्यूडो एक्सलरेशन नीचे, WMG नीचे, तो उसका नेट वेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। केस नंबर 2 क्या लेते हैं भाई? केस नंबर 2 लेते हैं। आ जाओ, हर बार ऊपर जाए ऐसा थोड़ी जरूरी है, नीचे जा रही है। केस नंबर 2 लेते हैं अपने। तो केस नंबर 2 में हमारी लिफ्ट जा रही है नीचे विथ सेम एक्सलरेशन। एक्सलरेशन बदलते नीचे जा रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगेन इट इज एक्सलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो कौन सा? नॉन इनर्शियल स्यूडो फोर्स लगेगा। कहाँ लगेगा? लेकिन ऑब्जेक्ट तो मेरा पर्सन तो भाई ऐसे ही खड़ा रहेगा। अब इस पर्सन के ऊपर ये जो AP है वो कहाँ लगेगा? इस केस में ऊपर लगेगा। चलो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इस पर्सन का मास नीचे mg और ड्यू टू ओके जस्ट बिकॉज ऑफ कौन सा मोशन?
एक्सलरेटेड मोशन, यहाँ ऊपर एक फोर्स, ओके, कांटेक्ट, सरफेस पे कांटेक्ट में नॉर्मल रिएक्शन तो होगी ही होगी, लेकिन और एक फोर्स ऊपर लगेगा, वो किसके कारण लगेगा, m इंटू ए पी, दैट इज स्यूडो फोर्स। कोई दिक्कत वाली बात? ये तो जनरल है n इज इक्वल टू एम जी वाला तो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एडिशनल येलो कलर का क्या कंसीडर कर रहे हैं, स्यूडो फोर्स। चलो तो अब इसको इक्विवेलेंट बनाने जाए तो n प्लस m इंटू ए पी, राइट, इज इक्वल टू क्या होगा, एम जी, सामने ले जाएंगे तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एम इंटू एम, कॉमन निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, g माइनस, तो ये हुआ उसका वेट, तो वैल्यू रखते हैं, ये 50, जी कितना है 10, ये कितना है 2, राइट, तो 50, 10 माइनस 2, 8 5 जा 40, कितना हो गया 400 न्यूटन। जब भी लिफ्ट नीचे जाती है वी फील्ड कि हमारा वेट क्या हो गया, कम हो गया, जाके चेक करना आज बैठते टाइम। लेकिन जब इनिशियली जब लिफ्ट एक्सलरेट हो रही हो तभी लगेगा, आफ्टर अटेनिंग कांस्टेंट स्पीड। देखो आपके साथ ये एहसास आप रोज करते हो, जैसे ही आप बैठोगे ना, जैसे ही आप बैठोगे तो क्या होगा भाई कि ये लॉजिक, अगर लिफ्ट नीचे जा रही है तो ये लॉजिक के अकॉर्डिंग आपका वेट कम हो जाएगा। तो जैसे ही वो एक्सलरेटेड, जैसे ही बैठे, जैसे ही एक्सलरेशन स्टार्ट किया तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गई, हमारा वेट क्या हो गया, कम। लेकिन आफ्टर सर्टेन एक्सलरेशन कांस्टेंट स्पीड से चलना चालू किया, तो जैसे ही कांस्टेंट स्पीड आ गई तो क्या होगा, चलो वो भी देखते हैं, है ना। तो अगर कांस्टेंट स्पीड आ गई मतलब हमारा लिफ्ट का एक्सलरेशन 0 हो गया, तो सिर्फ क्या बचा, ग्रेविटेशनल mg। तो mg कितना होगा भाई आपका, w इज इक्वल टू mg बचेगा, m 50 ये 10, तो कितना हो जाएगा भाई। तो जैसे ही लिफ्ट नीचे जब जाना स्टार्ट करेगी तब 400, और उसके 1-2 सेकंड के बाद वापस कहाँ आएगा 500, और आपको लगेगा कि आपके पैर भारी हो रहे हैं, ऐसा लगेगा। जैसे ही बैठोगे ना तब कुछ नहीं होगा, लेकिन इसके 1-2 सेकंड बाद लगेगा कोई दबा रहा है। क्यों, क्योंकि जब आप बैठे तब आप 500 थे, लिफ्ट ने चलना चालू किया, कहाँ गए 400, 2 सेकंड के बाद कांस्टेंट स्पीड आ गई, वापस कहाँ आए 500। तो जब 400 से 500 पे आते हैं तो एहसास थोड़ा होता, जो मैं रोज लिफ्ट में बैठकर सोचता हूँ, फील करता हूँ, और ये सारी बातें मेरे दिमाग में, फिर मैं सोचता हूँ छोड़ ना भाई चलो ऊपर। बताओ, तो ऐसा थोड़ी कि वही का वही करते रहने का, लिफ्ट में बैठे बैठे भी और भी बहुत सारे विचारे करने लायक। डन है भाई। केस नंबर 3, कोई डाउट इसके अंदर भाई, बहुत अच्छा केस है ये। केस नंबर 3, जो भगवान ना करे किसी के साथ होए। लिफ्ट नीचे जा रही थी विथ कितना एक्सलरेशन 2 जो भी, और केबल होता है ना भाई, उसका केबल हो गया, क्या हुआ, केबल ब्रेक हो गया भाई, क्या हो गया, केबल जैसे ही ब्रेक हो जाएगा तो उसका एक्सलरेशन ड्यू टू क्या हो जाएगा, ग्रेविटी हो जाएगा। अगेन इट इज अ एक्सलरेटेड मोशन, अगेन इट इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो अगर ये जी से नीचे एक्सलरेशन लगेगा, अब इसका एक्सलरेशन कितना हो गया भाई, तो हमारा बंदा ये रहा, इसका क्या कैलकुलेट करना है, वेट। वेट क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन, अब उसके ऊपर ग्रेविटेशन यहाँ कांटेक्ट में है तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg तो नीचे लगेगा ही। लेकिन ये वाला जो लिफ्ट है वो कौन सा मोशन कर रहा है, एक्सलरेटेड डाउनवर्ड, तो उसका फिक्टिटिशियस स्यूडो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर, और उसका एक्सलरेशन क्या होगा भाई, AP, और AP की वैल्यू कितनी रहेगी, जी जितनी, तो mg कहाँ आएगा, ऊपर। कोई दिक्कत वाली बात, और उसका नॉर्मल रिएक्शन तो ऊपर रहेगा ही रहेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन भी यहाँ, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, mg प्लस n इज इक्वल टू mg क्या हो गया, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया भाई, 0, क्या हो गया, इसको बोलते हैं वेटलेसनेस। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, वेटलेसनेस कंडीशन, दिस इज कॉल्ड वेटलेसनेस कंडीशन। उसके ऊपर कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं, तो उसको अपना वेट फील नहीं होगा भाई, आपको आपका वेट फील होगा जैसे हवा में यहाँ से 100 फ्लोर की बिल्डिंग से जैसे छलांग लगाओगे तो क्या होगा, कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं, वेटलेसनेस क्या होगा भाई। कोई प्रॉब्लम, समझ में आई बात, फिर से बताओ कि समझ में आ रही है।
भाई सिंपल सी बात है, ये तो अपना पुरानी स्टोरी, ये अपनी क्या है, पुरानी स्टोरी, एन इज इक्वल टू एम जी। लेकिन अब नीचे एक्सलरेटेड हो रहा है कितना, जी से, तो उसका ए पी ऊपर दूसरा एक जी लगेगा ना, जिसको बोलते हैं स्यूडो एक्सलरेशन। तो उसका मास अगर एम है तो ये कितना होगा, ये भी एम जी। तो अपवर्ड डायरेक्शन में एन प्लस एम जी, और नीचे अकेला एम जी एम जी एम जी, तो क्या हो गया, जीरो। और इतना लंबा ना सोचना हो तो आ जाओ यहाँ पे भाई, ये वाला इक्वेशन हमने बना के रखा, जब लिफ्ट नीचे जा रही हो तब ये वाला इक्वेशन ये था। यहाँ पे ए की पी की वैल्यू कितनी हो गई, जी, तो यहाँ जी रखो, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी माइनस क्या हो जाएगा, जीरो। वेटलेसनेस, ऐसी और एक वेटलेसनेस की बात हम तब करेंगे जब हम ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सेकंड लास्ट चैप्टर है ये, ओके। ग्रेविटेशनल फो ग्रेविटी फोर चैप्टर है हमारा भाई, है ना, ग्रेविटी चैप्टर है सेकंड लास्ट। उसके अंदर हम वेटलेसनेस की बात करेंगे, लेकिन वहाँ बात करेंगे एस्ट्रोनॉट्स का वेटलेसनेस, बरोबर ना। नाइन्थ में बहुत बोल बोल के पब्लिक को हैरान किया मैंने, तो एस्ट्रोनॉट्स उड़ रहे ये है, तो क्यों उड़े, कैसा ग्रेविटी नहीं है, तो भाई ग्रेविटी नहीं है तो उसका वो स्पेस शिप है वो क्यों गोल गोल घूम रहा है, चला जाना चाहिए ना आउट ऑफ स्पेस, लेकिन जाता नहीं है, गोल गोल तो घूम रहा है, गोल गोल तो घूम रहा है, तो फिर वो उड़ क्यों रहा है भाई अंदर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, कीप योर क्वेश्चन इन योर माइंड, वी विल गेट द ऑल ऑफ द आंसर। ये फिजिक्स की जर्नी ऐसी है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके हैं उसके तो आंसर दूंगा, बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी है, क्वेश्चन ऐसे जो आपने सोचा नहीं वो खड़े करेंगे जैसे आज किए और उसके आंसर भी देंगे। डन है, इसी के साथ आज का लेक्चर डन करते हैं। एक छोटी सी, अगर एक छोटा सा एक्सरसाइज अगर आप चाहे तो करवा दूं, बरोबर। इसी के साथ लेक्चर एंड करते हैं, ओके। लेक्चर हमारा एंड है, एक छोटा सा एक प्रॉब्लम करवाना चाहता हूँ जिसके बेस्ड आप बहुत सारे असाइनमेंट के न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। डन है, हिंट देना चाहता हूँ, क्या देना चाहता हूँ, हिंट। चलो चलो भाई, फिगर बना देता हूँ मैं, डायरेक्ट डायरेक्ट फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे एंगल जो 20 है ना उसको 30 बना देता हूँ, क्या बना देता हूँ, मजा आए ना यार अपने को। 20 कहाँ ढूंढने जाए, ढूंढ सकते नेचुरल टेंजेंट और साइन निकाल के, नहीं 30 कर देते। चलो अब यहाँ पे हमने एक ब्लॉक रख दिया है, तो ब्लॉक को मैं फ्री बॉडी डायग्राम डॉट से बताता हूँ, बरोबर। क्या है, अब ब्लॉक ऑफ मास 50 kg, जैसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे डेटा नोट डाउन करते जाएंगे। मास दे दिया है 15 kg, इज लाइंग ऑन इंक्लाइन प्लेन ऑफ 30 डिग्री, एंगल कितना बना दिया अपने ने, 30 डिग्री। इन ऑर्डर टू मेक इट मूव अपवर्ड, ये ब्लॉक कहाँ जा रहा है भाई, ऊपर जा रहा है। अब ये इक्विलिब्रियम में, हम अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए तब वो इक्विलिब्रियम में होता था, अब वो इक्विलिब्रियम में, इट इज स्टार्ट टू अपवर्ड, इट मेक्स, ओके, इन ऑर्डर टू मेक इट मूव अपवर्ड अलोंग द स्लोप विथ एन एक्सलरेशन, ओके। वो जो ऑब्जेक्ट है उसका अपवर्ड डायरेक्शन का एक्सलरेशन भी दे दिया, कितना दिया, 25 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, बरोबर। ये ब्लॉक को ऊपर ले जाने वाला क्या है भाई, अपना एक्सलरेशन 25 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में लिखना चाहिए भाई हमें, क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट, सेंटीमीटर मजा आता। 0.25 क्या हो जाएगा ये, 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे ऊपर उठाने के लिए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, हॉरिजॉन्टल तो ऐसा हुआ भाई, कितना न्यूटन लगाया, 200 न्यूटन, अप्लाइड ऑन इट 200 न्यूटन हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया, दैट्स मीन एफ इज इक्वल टू लिख सकते हैं 200 न्यूटन। कैलकुलेट फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक, पहला बात ये ब्लॉक चलना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा वो कौन सा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। पहले तो हमें एफ के निकालना है, सही बात है, उसने सिर्फ फ्रिक्शन लिखा लेकिन हमारा दिमाग चला कि चल रहा है मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। हाँ, दो में देखो, दो में चालाक हो गया, यहाँ पे स्टैटिक लिखा तो कोई बात नहीं भी, हमें तो ऑलरेडी पता चल गया था। तो ये है आपकी प्रॉब्लम, पहले तो क्वेश्चन पढ़ो, उसका एक रफ डायग्राम बनाओ ऐसे जैसे मैंने बनाया, और प्रॉब्लम को समझ लो।
और उसके ऊपर से हम क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। चालू करें फ्री बॉडी डायग्राम। चलो तो यहाँ पे मैं इसको एक डॉट से बता देता हूँ इसके मास को, और सारे फोर्स कंसीडर करता हूँ। अब सारे के सारे वही के वही फोर्स भाई जो हम 50 बार कर चुके। नीचे कौन सा लगेगा भाई, ये रहा हमारा mg। अगर ये यहाँ पे ये mg लगेगा भाई, तो हमें पता है अलोंग द सरफेस कौन सा लगेगा, mg, और इस सरफेस से परपेंडिकुलर mg cos थीटा। अब ब्लॉक ऊपर जा रहा है या नीचे, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर लगेगा या नीचे, नीचे। तो यहाँ इसी दिशा में एक और फोर्स लगेगा, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स एफ के। कौन सा लगेगा, एफ के यहाँ लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात। अब यहाँ पे इस mg को सरफेस ऐसी है, तो नॉर्मल रिएक्शन कैसा भाई, ऐसा उसके सामने ऊपर आएगा। तो दिस इज माई एन, कोई दिक्कत वाली बात। अब यहाँ पे फोर्स एफ मैं कहाँ लगा रहा हूँ, तो मैं फोर्स एफ लगा रहा हूँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ, कोई दिक्कत वाली बात। ओके ये सही बना है ना, थोड़ा एंगल थोड़ा मुड़ गया वैसा लगता है, अब सही है। चलो डन है भाई। यहाँ पे मेरा फोर्स क्या है भाई, एफ है, दिक्कत है नहीं है। अब इस एफ के कंपोनेंट, अब आपको पता है ये एंगल कितना दिया है, 30 डिग्री कितना दिया है, तो ये वाली साइड और ये वाला ये हॉरिजॉन्टल, तो ये भी कितना होगा भाई 30। तो हमें पता है फोर्स का अलोंग जिसके साथ 30 बना रहा है उस पर कौन सा कंपोनेंट, कॉस। तो ये वाला क्या होगा, एफ कॉस 30 ऊपर होगा, और उससे परपेंडिकुलर ये है ना, उस सरफेस से उस लाइन से परपेंडिकुलर पे कौन सा कंपोनेंट, साइन। तो यहाँ फोर्स का कौन सा कंपोनेंट होगा, एफ साइन 30। ये हो गई बात। तो ये हुआ फर्स्ट पड़ाव। पहले तो क्वेश्चन समझो, दूसरा उसके ऊपर से फ्री बॉडी डायग्राम और सारे कंपोनेंट बताओ, और थर्ड अब लॉ लगाओ। ये सिस्टम ऑफ मास एम यहाँ है ना भाई, ये घूम कहाँ रहा है, जा कहाँ रहा है, ऊपर। अगर ये ऊपर जा रहा है मतलब नेट फोर्स कहाँ लग रहा है उसका, उसका एक्सेलरेशन कहाँ है भाई, यहाँ है। तो नेट फोर्स कहाँ होगा भाई, ऊपर होगा। मतलब सिंपल सी बात है, ऊपर जाने वाला फोर्स है वो नीचे वालों से क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो नेट फोर्स क्या लिख सकते हैं भाई, नेट फोर्स हम लिख सकते हैं कि एफ कॉस 30, उसमें से ऑपोजिट वाले क्या करने हैं, सब्सट्रैक्ट कर देने हैं। सही बात है ना, ऊपर 50 था नीचे 30 था, तो ऊपर कितना लगेगा 20, 50 माइनस 30। तो फिर एफ कॉस 30 ऊपर है, और नीचे कौन कौन से, एम जी साइन थीटा एंड एफ के। तो ये दोनों क्या हो गए, सब्सट्रैक्ट होंगे। तो माइनस एम जी साइन थीटा माइनस एफ के, कोई दिक्कत वाली बात। अगर नेट फोर्स हमें फाइंड करेंगे तो ये रहेगा। अब सिंपल सी बात है, अगर इस बॉडी का मास एम है और एक्सेलरेशन कितना है ए, और यहाँ जा रहा है, तो नेट फोर्स क्या होगा उसका, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ये बहुत क्रूशियल स्टेप है, ये स्टेप कैसा है, बहुत ही क्रूशियल। नेट फोर्स जितना है भाई, एक्सेलरेशन मान लो बॉडी का एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस हुआ तो फोर्स कितना होगा, तो हमें पता है भाई नेट फोर्स क्या लिख सकते हैं, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत वाली बात। तो ये बॉडी का मास एम है और उसके ऊपर एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस हुआ, तो वो नेट फोर्स एम ए होगा, और वो कितना होगा, ये माइनस ये जितना। डन है। तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिल जाएगा, एम ए इज इक्वल टू एफ कॉस 30 माइनस एम जी, थीटा सब जगह 30 है तो एम जी साइन 30 माइनस एफ के, सारी वैल्यू रखते। मास कितना दिया है अपने को 15, और एक्सेलरेशन ए 0.25, तो ये क्या हो जाएगा 15 इंटू 0.20। एफ हमें दिया है, कितना दिया है 200, कॉस 30 कितना होता है √3 डिवाइड बाय 2। ओके, माइनस एम कितना है भाई 15, जी की वैल्यू लेते हैं 9.8, 10 ले लेते हैं। चलो छोड़ो बात को, अपने को कैलकुलेशन नहीं क्वेश्चन सीखना है, राइट। कैलकुलेशन आपको आता है। 15 इंटू 10 साइन 30 1/2 माइनस एफ के, तो हमें ढूंढना है। डन है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा भाई 3.75 इज इक्वल टू, ये कितना होता है कितना होता है 173, ये 1.73 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये कितना हो जाएगा भाई
15 5 जा 75, तो -75 माइनस क्या होगा एफ के। तो यहाँ से एफ के निकालना है ना भाई, उसको वहाँ ले जाओ, उसको यहाँ ले जाओ, तो यहाँ से एफ के अपना कितना हो जाएगा भाई। सो इट विल बी 173 माइनस 75 कितना हो जाएगा 98, ये माइनस ये, और उसमें वो सामने जाएगा -3.75 कितना आया, कर लो कैलकुलेशन, वो आपका क्या आ गया एफ के कितना 25 न्यूटन, ये एफ के आ गया भाई। अब ऐसे देखो तो आपको सोचना ऐसे है, पहला रफ डायग्राम, फिर फ्री बॉडी डायग्राम, फिर बॉडी जिस डायरेक्शन में एक्सलरेशन कर रही है वहाँ नेट फोर्स होगा, और वो नेट फोर्स इज इक्वल टू, पहले नेट फोर्स का इक्वेशन लगा दो, और वो नेट फोर्स क्या रखेंगे, उस बॉडी का मास मल्टीप्लाई बाय उसका एक्सलरेशन, है ना। ऑलवेज नेट फोर्स क्या रखेंगे, उस बॉडी का मास मल्टीप्लाई बाय उसका एक्सलरेशन। डन है, कोई प्रॉब्लम था हाजी। ये ऐसी बात है भाई कि मेरे को एक बंदा यहाँ 50 से खींच रहा था और यहाँ पे 30 से, और मेरा मास कितना है 10 kg, तो मेरा एक्सलरेशन कितना होगा, तो 50 माइनस 30 20 न्यूटन से यहाँ जाऊंगा, तो आप क्या लिखोगे, एफ इज इक्वल टू क्या एम इंटू ए, तो यहाँ एम कितना है भाई 10, तो एक्सलरेशन कितना आएगा भाई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मैं जाऊंगा आगे। तो ऐसे ही कैलकुलेशन है ना, काइंड ऑफ इजी प्रॉब्लम, ये भी इजी। एस डन है। ओके इसका तो फिर क्या निकालना है म्यू के, तो एफ के इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है म्यू के इंटू एन, बस रख दो भाई, म्यू के इंटू एन इज इक्वल टू क्या होगा 94.25, एन क्या होता है भाई, ये सोचे समझे बिना इन जनरल चीज है ये एम जी, तो वो रख देने का, एम कितना दिया है 15, जी 10, तो ये कितना हो जाएगा भाई मास 15, और जी 10 कितना हो जाएगा 150 रुपया भाई 150, बस डिवाइड कर दो भाई, चलो कितना होगा 9.6, इतना है आपका म्यू के, राइट बिंगो। अब मान लेते हैं हमारा ब्लॉक कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, आ नहीं सकता, आ सकता है भाई, चलो लाते हैं नीचे। कलर मजा आया, तो इससे ज़्यादा तो वाइट अच्छा भाई। चलो मेरा ब्लॉक भाई यहाँ पे बाउक हो गया मेरा, चलो भाई यहाँ पे ब्लॉक है वो कहाँ आ रहा है नीचे आ रहा है, फिर से फोर्स का कंसिडरेशन एम जी कहाँ भाई, यहाँ पे कौन सा एम जी रट जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, ये सर यही होता है, वो कोई ठीटा बीटा मारो गोली सर, और यहाँ पे अब ब्लॉक कहाँ आ रहा है भाई नीचे आ रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा एफ के ऊपर लगेगा भाई, यहाँ कौन सा लगेगा भाई, और अपने आप आ रह सकता है यहाँ पे, तो अपने आप नीचे आ सकता है ना, कोई दिक्कत वाली बात। मान लो इस ब्लॉक का मास कितना है भाई 10 kg कितना है, और उसका जी की वैल्यू भी हम 10 ही कंसीडर करेंगे। ओके तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, चलो उसके जैसे हम यहाँ पे भी क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, एफ के इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। डन है, चलो आ जाते हैं मार्केट में भाई। ये ऑब्जेक्ट पहले जा कहाँ रहा है वो डिसीजन ले लो, कहाँ जा रहा है नीचे, उसका नेट फोर्स अगर नीचे एक्सलरेशन है तो ये वाला ज़्यादा होगा और ये वाला क्या होगा कम, तो नेट फोर्स लिख सकते हैं बाई एम जी साइन थीटा, और कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा ही नहीं रहा है यहाँ पे, समझ रहे ना बात, वहाँ तो एफ से ऐसे लगाया था हॉरिजॉन्टल, यहाँ कोई लगाया सिंपल केस, तो एम जी साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा ये नेट फोर्स हुआ, और नेट फोर्स अगर एक्सलरेशन ए प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका नेट फोर्स क्या हो जाएगा भाई एम इंटू ए। डन है, लेकिन वो ए कहाँ है डाउनवर्ड है, तो वो हो जाएगा हमारा एम जी साइन थीटा माइनस एफ के, एम की वैल्यू कितनी है भाई 10, एम की वैल्यू कितनी है 10, मान लो इसका एक्सलरेशन जो वो प्रोड्यूस कर रहा है वो कितना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। जय द्वारकाधीश, है ना, कुछ भी लग दो, हमें नंबरों से लेना देना। मास है हमारा 10, एक्सलरेशन है हमारा 1, यहाँ पे मास कितना है भाई 10,
और जी तो कितना होता है 10 ही होता है। मान लो ये एंगल कितना है, कितना रखूँ 30 रखता हूँ, है ना। देखो एक एक वैल्यू पुट करते जा रहे हैं, ये डेटा में सब दिया होगा। तो साइन है हो जाएगा हमारा 30 माइनस एफ के निकालना है, तो इसको यहाँ उसको वहाँ, हेरा फेरी। अब तो मैथ्स आ गया, फिजिक्स क्या हो गया ख़त्म, फिजिक्स ख़त्म हो गया भाई। एफ के इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 10 100 साइन 30 1/2 माइनस ये 10, तो एफ के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 50 माइनस 40 न्यूटन। कोई प्रॉब्लम। अब क्या चाहिए अपने को, म्यूक के क्या मांगता भाई, तो एफ के इज इक्वल टू वॉट, म्यू के इंटू एफ के कितना आया 40 ही आया ना भाई, 40 इज इक्वल टू म्यू के एन कितना होगा भाई एम जी, ये 10 कितना हो जाएगा 100, तो म्यू के इज इक्वल टू वॉट 40 डिवाइड बाय कितना आया 0.4। डन है बरोबर। अब पुली है ऐसे जा रही है, तो जहाँ जा रही हो पुली, अब बाकी सारे कॉन्सेप्ट सेम, टेंशन का आता है। तो अगर पुली सेम है, बीच में कोई कांटेक्ट नहीं टूट रहा है, तो टेंशन सेम। पूरी सिस्टम अगर जा रही है, अगर पुली में ये नीचे आएगा तो ये ऊपर नहीं आएगा, तो थ्रू आउट द पुली एक्सलरेशन सेम होता है, नेट फोर्स सेम होता है। डन है, छोटी छोटी बातें पता है। अब घर पे जाके ट्राई करो।